Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th. In this video, first of all we understand the first chapter, but before understanding the first chapter we should understand about those chapters which we can be learned in this book. So dear students, as we know that a democracy, first chapter, that's the name is a democracy इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो ये जो चैप्टर है हमें बेटा पढ़ना ही नहीं है, हमारी सिलेबस में 2019 के बाद से नहीं रखा गया है. बट तो हम पढ़ेंगे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट चैप्टर. देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इट्स अ सेकेंड चैप्टर. एंड देन इलेक्टोरल पॉलिसीज, इट्स अ थर्ड. एंड आफ्टर दैट वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इट्स अ फोर्थ. And at least class, the democratic rights, it's the fifth chapter which we will be understand in this book. So dear students, first of all we understand our today's chapter. That chapter name is the what is a democracy and why democracy. Democracy क्या होता है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, ये हमारा इस पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट वीडियो है. सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी वर लर्न दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या समझ सकते हैं. तो उसमें पहला आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे. देन आफ्टर अंडर द डिक्टेटरशिप इलेक्शन वर फ्रांस, डिक्टेटरशिप इलेक्शंस के बारे में. देन आफ्टर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में समझेंगे. और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हो तो उसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे. देन आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर लर्न दिस चैप्टर्स. तो इसमें कहता है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक. और डेमोक्रेसी की जो वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, आखिर डेमोक्रेसी चाहिए क्यों, इसके बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में. फिर कहता है नेक्स्ट टॉपिक, डज द डेमोक्रेसी सूट ऑल नेशन. क्या डेमोक्रेसी जो होती है सभी नेशन के लिए बढ़िया होती है, ये चीज़ समझेंगे. द चैलेंजेस, उन चैलेंजेस के बारे में समझेंगे जो डेमोक्रेसी फेस करता है. एंड एटलीस्ट द हाउ टू रिक्टिफाई द सिचुएशन, और सिचुएशन को कैसे समझेंगे उसके बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी. एंड देन आफ्टर वी विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द अंडर द डिक्टेटरशिप इलेक्शंस वर एज द फ्रांस एंड आफ्टर दैट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो ये चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है. तो डेमोक्रेसी की बात करें तो कहता है डेमोक्रेसी इज अ मच टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में पूरे विश्व में बहुत सारी बातें की जाती हैं. फिर सप्रेसिंग द इवन दैट डिक्टेटर वुड नॉट लाइक द गवर्नमेंट टू बी लेबल्ड एज अ डिक्टेटरशिप. कहता है अगर आप बात करें तो ज़्यादातर जो कंट्रीज होती है वो ये नहीं चाहती है कि जो उनकी गवर्नमेंट का लेवल है, गवर्नमेंट जो वो फॉर्मेशन में रन कर रहे हैं वो किस रूप में ना हो, वो डिक्टेटरशिप के नेम एंड लोगों के साथ ना, लेवल के साथ ना रन करें. फिर कहता है अयूब खान ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अयूब खान of the Pakistan claimed to have the given a basic or the guided democracy. उन्होंने क्लेम किया कि जो डिक्टेटरशिप की सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जो गाइडेड होती है, जिसको एक रास्ता दिखाया जाता है कि हाँ आपको ऐसे डील करना है, आपको ये काम करना होगा, उसमें एक गाइडेड होती है टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए. फिर कहता है इनफैक्ट द सिस्टम दैट ही एस्टैब्लिश्ड was anything about the democratic. कहता है इनफैक्ट द सिस्टम दैट ही established, वो सिस्टम जिसको उसने एस्टैब्लिश किया was anything but डेमोक्रेटिक. वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या हो,
डेमोक्रेटिक हो। फिर कहता है इट वॉज मार्क्ड बाय द ऑपरेशंस ऑफ द ऑपोजिशन। इसको ऑपोजिशन पे ऑपरेशंस के थ्रू किया गया, दबाव डाल के कह सकते हैं आप। फिर कहता है द ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट स्टेट्स इनवाइटेड और फ्रेज पीपल्स डेमोक्रेसी। ईस्ट इंडिया जो ईस्ट यूरोपियन कम्युनिटीज थी उन्होंने इस डेमोक्रेसी को किस रूप में देखा? इनवाइटेड द पीपल, फ्रेज ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी, यानी लोगों के लिए इसको देखा। फिर कहता है इट वॉज यूज्ड इन द रेफरेंस टू दोज कंट्रीज दैट हैड अडॉप्टेड द रशियन मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो पीपल डेमोक्रेसी की सिचुएशन जो है इसको उन कंट्रीज ने ज्यादा यूज किया या उनको ज्यादातर रेफरेंस में रखा गया जो रशियन मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रशियन रिवॉल्यूशन आप उसमें पढ़ रहे होंगे, आप पढ़े होंगे, जो रशियन मॉडल थी उसको ज्यादातर उन्होंने जब जिन्होंने अडॉप्ट किया उनके लिए इसको ज्यादातर यूज किया। फिर ये भी कहता है द एलेंड गवर्नमेंट इन द चिली शोड टू कैबिनेट सोशलिज्म विद द पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे जो एलेन गवर्नमेंट थी चिली की उसने किस चीज को सजेस्ट करने का काम किया था? सोशलिज्म की बात कर रहा है, लेकिन किस फॉर्मेशन विद द पार्लियामेंट्री, यानी कि पार्लियामेंट के कॉन्सेप्शंस में उसको वो क्लियरिफाई करने का काम कर रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कहता है द लीच वेल्चा द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड फॉलोड एंड ऑल टुगेदर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम। अभी देखिए ये सारी चीजें जो अपनी अपनी ओपिनियन है, जिन लोगों ने जैसा सोचा, जैसा देखा, जैसा वो करना चाहते थे उसी के हिसाब से उन्होंने डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने का काम किया। तो उसी में हमारे पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं द लेच वॉलेसा, अब वो क्या करते हैं? कहते हैं द पोलैंड फॉलोड द ऑल टुगेदर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम। उन्होंने दूसरे तरह के इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को फॉलो करने का काम किया। ही वॉज द पॉलिसी ऑफ हिज वॉज द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ही फेस्ड द ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम द कम्युनिस्टम इन द कैरिंग थ्रू देयर पॉलिसीज। अब देखिए इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक पॉलिसीज को ज्यादा इन्होंने प्रेफरेंस देने का काम किया और इनकी अपोजिशन जो कम्युनिस्ट अपोजिशन थी उसने इस पॉलिसीज को अपोज करने का काम किया। बट मेनी वुड रिगार्ड्स हिम एज द ग्रेट डेमोक्रेट, लेकिन ज्यादातर उन्हें क्या मानते हैं? ग्रेट डेमोक्रेट के रूप में देखते हैं। आगे अगर देखें तो यहां पे कहता है मेनी वन पार्टी स्टेट ऑफ अमेरिका ऑल्सो डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक। इसी तरीके से और भी जो स्टेट रहे हैं लाइक अफ्रीका, उसने भी अपने आप को क्या देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक्स, डेमोक्रेसी के रूप में उसने अपने आप को डिस्क्राइब करने का काम किया कि वो भी एक कैसी है? डेमोक्रेसी कंट्री है। अब यहां पे बात आती है कि सबने अपने अपने नजरिए से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने का काम किया, लेकिन एग्जैक्टली ये डेमोक्रेसी है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होती क्या है? सॉरी, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं कहता है इट सीम्स दैट एवरीवन इज फॉर डेमोक्रेसी। ये लगता है ये सभी जो काम कर रहे थे जिन्होंने अपने अपने नजरिए से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया, वो जैसे अयूब खान ने भी कहा कि जब लोगों के लिए जो एक गाइडलाइन है डेमोक्रेसी, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप नहीं होती है। जो राजा अगर एक सिंगल हैंड वर्क करता है तो वो क्या करता है? उसको गाइड करता है कि कोई चीज कैसे होनी चाहिए, उसको ग्रोथ के लेवल पे लेके जाता है। बट यहां पे कहता है एग्जैक्टली है क्या? सबने उसको अलग अलग तरीके से देखा। कहता है इट सीम दैट द एवरीवन इज फॉर द डेमोक्रेसी। ये पता चलता है कि सभी के सभी क्या है? डेमोक्रेसी के लिए है। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन यहां एक क्वेश्चन उठता है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी करेक्टली मीन्स? ये आपको समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए वो क्या है? क्लियर मीनिंग क्या है वो क्लियरिफाई होता है। द टर्म्स डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट डेमो, डेमोस। अब डेमोस का सेंस क्या होता है? विच मीन्स द पीपल। इसका मतलब क्या होता है? पीपल, लोग। अगर डेमोस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? लोग।
ठीक। और कैरेटियंस की बात करता है यहां पे, तो कैरेटियंस का मीनिंग होता है क्या? गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो किसके लिए हो? लोगों के थ्रू हो। मीन्स वो द डेमोक्रेसी देयर फॉर द मीन्स ऑफ द रूल्स बाय द पीपल्स। डेमोक्रेसी का ओवरऑल मतलब ये निकल के आता है क्या कि वो गवर्नमेंट जिसको रूल करने का काम कौन करते हो? नॉर्मल पीपल्स करते हो। यानी कि हमारे नॉर्मली अब्राहम लिंकन के थ्रू जो बोला गया है कि डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में, तो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑन द पीपल्स की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का, जिसमें लोग क्या करते हैं? अपने रूलर्स को सेलेक्ट करने का करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को जो उनकी पॉलिसीज को मेक करने का काम करेगा, जो उनके ऊपर रूल करने का काम करेगा, उसको वो लोग फॉर्मेशन में लाने का काम करते हैं। अब यहां पे ये भी चीज आती है कि डेमोक्रेसी डू नॉट रिकॉग्नाइज हेरेडिटी as the process of the selecting the rulers. In a democracy, the ruling authority is not the passes on from the father to his sons or the daughter. अब यहाँ पे देखिए रूल, जब हम गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और डेमोक्रेसी की सिचुएशन बात करेंगे, तो ये पेरेंटियल प्रॉपर्टी नहीं है एक तरीके से कि जनरेशन टू जनरेशन फादर अपने बच्चों को वो ट्रांसफर करता चला जाए। ये क्या है कि ये इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। ये सिलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन की सिचुएशन होती है। फिर ये कहता है इलेक्शंस आर द की टू डेमोक्रेसी। अब इसके लिए यानी कि जो रूलर है उसको सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शन जो होता है वो की टर्म्स होता है, जिसके थ्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर कहता है इट इज डिनाइड एज दैट द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स बाय वोटिंग। अब यहां पे क्या होता है? इसको एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पे लोग क्या करते हैं? अपने रूलर को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करने का काम या इलेक्ट करने का काम करते हैं। आगे भी कहता है कि the fundamental principle of democracy is that the people are servings. fundamental policies क्या है कि लोगों को सेवा करना। the principal policy, the fundamental principle of democracy is that people are serving, लोगों की सेवा करना। it is they who should decide who shall run the government। ये वो लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन चलाएगा। एंड दे कैन डू सो ओनली द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये ऐसा केवल उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे किस में? इलेक्टोरल प्रोसेस में, यानी इलेक्शन के प्रोसेस में। इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के थ्रू वो ये क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि कौन क्या करेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो आता है under the dictatorship elections were a farce। अभी कहता है डिक्टेटरशिप क्या होती है। देखिए यहां पे डेमोक्रेसी की जब बात की तो बाय द पीपल, ऑन द पीपल, ऑफ द पीपल की सिचुएशन हुई, लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है? पर्सन हु हैव ऑल द राइट्स एंड द पावर्स, हु कैन बी एबल टू टेक द एनी टाइप ऑफ डिसीजन, ही इज नॉट गेटिंग द एनी सजेशन फ्रॉम द कॉमन पीपल्स। तो वो सिचुएशन जिसमें एक ही बंदा अपनी विश के अकॉर्डिंग जो चाहे वो करता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यहां अगर देखे कहता है द अबव डेफिनेशंस रेज द फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ये कहता है आर द सिलेक्शंस आर द इलेक्शन सफिशिएंट टू गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
क्या इलेक्शन पूरी तरीके से सफिशिएंट होता है कि जिसको अगर इलेक्शन ने करा दिया तो इलेक्शन के थ्रू जो चूज करके आता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार इलेक्शन होती है लेकिन क्या होता है, उसका जो डेमोक्रेटिक प्रोफार्मा होता है वो डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस सिचुएशन में हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं है। इट मे बी that all those who are entitled to vote are not registered as the voters। ये पॉसिबल है कि वो सभी लोग जिनको एक वोटर के रूप में या जिनको वोट डालने का राइट्स है वो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड ना हो या वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही ना हो। पॉसिबिलिटीज। अब ऐसा होने से क्या होता है, इट इज ऑल्सो द पॉसिबल दैट देयर आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहां पे कह रहा है कि पहले तो रजिस्टर में नाम ना होना, दूसरा इलेक्शन का फ्री एंड फेयर कहते हैं साफ सुथरा इलेक्शन ना होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होना, ये एक प्रॉब्लम है। अगर इसको अगर समझें हम नॉर्मली तो जैसे कि पहले वर्ड भी ने कहा फर्स्ट में कि जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड न होना एज अ वोटर, वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड न होना, देन आगे कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना, ये दोनों चीजें ना होना। एंड इसके साथ साथ कहता है कि इलेक्शन रिलेटेड फियर और द वायलेंस डिफीटेड्स द वेरी पर्पस ऑफ द होल्डिंग इलेक्शन। अब कई बार क्या होता है, वायलेंस हो जाता है, यानी कि अपनी मनमानी कई पॉलिटिकल लीडर्स कर लेते हैं, ठीक है, और या फिर कई बार आपने देखा होगा कि दे आर लूटेड द पॉलिटिकल बूथ्स ऑल्सो, पोलिंग बूथ उनको लूट लिया जाता है, अपनी मर्जी से लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए वो नहीं दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें होता है। द इलेक्शन वर हेल्ड इवन द डिक्टोरियल रेगिम्स हेडेड बाय द हिटलर्स एंड द मुस्लिम्स। कहता है कि जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन को उन लोगों ने क्या किया था, एक डिक्टेटरशिप के रूप में लिया, यानी इलेक्शन से अगर देखें तो इलेक्शन भी एक रीजन रहा है किसके लिए, क्योंकि फ्रांस की जो सिचुएशन थी उसमें इलेक्शन के बाद ही हिटलर आता है, इलेक्शन में सेलेक्ट होने मतलब इलेक्ट होने के बाद हिटलर आता है और फिर एक डिक्टेटर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, डिक्टेटरशिप रन करता है। फिर कहता है इन 1995 सद्दाम हुसैन द रूलर ऑफ इराक ऑर्जिन्ड एज अ रेफरेंडम बाय मेनी मींस ऑफ द विच he gave himself the rights to rules for the another 7 year। अब इसमें क्या था, 1995 की अगर बात करते हैं तो उसमें सद्दाम हुसैन जो इराक का रूलर था उसने खुद को ही ये राइट्स दे दिया कि अगले 7 साल तक वो क्या करेगा, रूल करता रहे। अब ऐसे ही सिलेक्शन, तो पहली चीज तो इलेक्शन के बाद वो लोग भले आए लेकिन उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने का काम कर दिया। जब पावर को बढ़ाने का काम कर दिया तो अपनी मर्जी से जैसा वो चाहते वैसा डिसीजन ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन होने के बावजूद भी जो कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है उसमें हम इस प्रोसीजर्स को या फिर उस कंट्रीज को पूरी तरीके से हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक एक्टिविटीज के रूप में अगर देखा जाए तो अभी हालिया टाइम में भी एक सिचुएशन जनरेट हुई है जिसमें कहता है कि एक्टिविटीज के पॉइंट होता है इन मई 2000 द म्यांमार मिलिट्री रूलर्स declared that the 93% of the country's voters had voted in the favor of the military backed constitutions। अब 2008 में जो मिलिट्री का हेड था उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो वहां के लोग हैं उसमें से 93% लोग मिलिट्री के फेवर में हैं। तो व्हाट डज इट टेल अस, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि अब अबाउट द इलेक्टोरल अंडर द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो इलेक्शन की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट किया गया वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री ने अपनी मर्जी से इलेक्शन करा के उसमें 93% का जो लोगों की सिचुएशन थी उसमें दिखाया कि वो लोग पसंद करते हैं मिलिट्री को। अब मिलिट्री पावर में थी तो उसने रूलिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए क्या किया, उस पर कंट्रोल करने का काम किया जो कि डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करता है। आगे की अगर बात करते हैं
तो यहां कहता है दैट डिक्टेटर्स अलाउ ओनली वन पार्टी टू compete फॉर पावर। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ज़्यादातर एक ही पार्टी को क्या कहता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रखा जाता है, या फिर यूँ समझिए डिक्टेटर अलाउ द ओनली वन पार्टी टू compete फॉर द पावर। एक ही पार्टी होती है और वो क्या करती है, पावर को compete करने का काम करती है। फिर ये भी कहता है यू हैव रीड, यहाँ किसी चैप्टर के बारे में, यू हैव रीड इन द चैप्टर्स 1 that the sieges permitted the one political parties and the Portuguese National Union to the contest the elections। अब इसमें से एक स्लेजस की बात जब करता है तो उसने जब वो सत्ता में आया तो उसने क्या किया, खुद को एक पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रिप्रेजेंट तो किया ही, लेकिन उसने पावर को अपने हाथ में इस तरीके से रखा कि ज़्यादातर टाइम वो ही क्या करे, खुद को जीत दिला सके। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगालीज नेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस की रिप्रेजेंट किया, यानी कि वहाँ पे इलेक्शन हो उसके बाद कोई चूज करके आए। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन हमने पिछले चैप्टर में जो इसका जो आपके सिलेबस में नहीं उसमें दिया हुआ है। कहता है हिज कंट्री मैन अनेवर द एंजॉय द बेसिक सिविल लिबर्टीज सच एज द फ्रीडम फॉर स्पीच। इसके कंडीशन में क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उन लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि कहा जाता है क्या कि फ्रीडम टू स्पीच और राइट टू बी प्रोटेस्ट करने का, बात आपको रखने का, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज की, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिली, कभी नहीं मिली। दे आर नेवर एंजॉय, उनको कभी उन्होंने इस तरह के राइट्स को अप्लाई ही नहीं किया और ना ही उनके लोगों को इस तरह की राइट्स मिली जिसमें वो इस चीज़ को एंजॉय कर सके। फिर कहता है नेचुरली द इलेक्शन इन द दीज कंट्रीज वर द फ्रेश। यहाँ पे नॉर्मली क्या रहा कि इन कंट्रीज में नेचुरली जो रूल्स इन्होंने बनाए, जो पॉलिसी बनाई, उसके हिसाब से क्या होता रहा कि इलेक्शन होता रहा। और ये भी साथ ही साथ कहता द इलेक्शंस results always said more than 99% of Iraqis wanted to Saddam to continue the government। और हमेशा ये रहा कि जैसे सद्दाम की हम बात करते हैं 1995 की अगर बात करें तो उस सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो उसमें जो इसने इलेक्शन करा उसमें ये पाया गया कि उसके अकॉर्डिंग 99% ऑफ द पीपल ऑफ द इराक वांट टू बी सद्दाम हुसैन एज कंटिन्यू टू द गवर्नमेंट। 99% लोग चाहते थे कि सद्दाम हुसैन क्या करे, उसकी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करता रहे, लेकिन वो डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर ये भी कहता है इट वाज नेवर द पॉसिबल फॉर द पीपल्स टू डिफीट द सच रूलर्स एंड द गिव देम अपॉर्चुनिटी एंड अदर एंड अपॉर्चुनिटीज टू गवर्न। अब कहता है कि जब डिक्टेटर हमारा रूलर है तो पीपल्स, वहां के लोग, जहां डेमोक्रेटिक सिचुएशन होती है, वो पीपल क्या करेंगे, बार बार ऐसे रूलर्स को रूल करने का राइट्स नहीं देंगे या उसके फेवर में नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे जो उनके बेसिक राइट से उनको दूर रखता हूं। और आगे भी कहता है यू सॉ हाउ द स्टेट मीडिया क्लेम्ड 93% ऑफ द म्यांमार्स वोटर्स अप्रूविंग्स द मिलिट्री बैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द कम्युनिस्ट। अब देखिए यहाँ पे सेम सिचुएशन की बात कर रहा है कि 93% पीपल जो म्यांमार के थे वो भी क्या कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग, मीडिया के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, मिलिट्री को बैक सपोर्ट करने का काम कर रहे थे, ताकि वहाँ पे वो उसको जो यू कह लीजिए जो राजा का जो रूल है उसको हटा दिया जाए उसके फेवर में। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आगे ये भी कहता है द प्रेसिडेंट और अब्राहम लिंकन राइट द प्रोक्लेमेंट्स विच एंडेड द सर्व। तो यहाँ पे कुछ प्रोक्लेमेंट्स लिखा था उन्होंने। फिर ये भी कहता अमेरिकन सिविल्स वॉर एंडेड सेवरली द अब्राहम लिंकन्स impeachments, the proclamants said the all the person held as the serve where the their then force and word and the favor free। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने जो कहा था डिक्टेटरशिप को लेके, उनका अपना जो स्टेटमेंट रहा वो बहुत ही बेहतर रहा था, लेकिन ये फेवर में थे खासतौर से उन सभी राइट्स को लेके जिसको वो लोगों को देना चाहते थे। बेसिक राइट्स के फेवर में था कि हाँ बेसिक राइट्स सबको मिलनी चाहिए। अब यहां पे नए कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है
जिसमें क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर ही रूल करने का काम किया था. द पीपल कैन बी एबल टू रूल्ड बाय द पीपल ऑन द पीपल ऑफ द पीपल. अब्राहम लिंकन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1961 to 1985 claimed democracy. Defined democracy, not a claim. Defined democracy. उन्होंने डिफाइन क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की, पीपल्स की, जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी होती है, उनके द्वारा इलेक्टेड होती है, वही रूल्ड करते हैं. मतलब ये कहिए कि जो फॉर्मेशन होता है उसमें लोग ही, जो बेसिक कॉमन पीपल्स होते हैं वही रूल्ड करते हैं, वही वोटिंग सिलेक्शन करते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं. द लिंकन certainly had the some clear cut objectives of the democracy in minds. उनके अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की अगर बात करते हैं तो लिंकन का जो ये थॉट था वो पूरी तरीके से क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेसी के बारे में, जो उनके माइंड में चल रहा था कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली किस तरह की होनी चाहिए. These essence of the democracy is that the people are the free to choose their ruler. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग हैं उनको अपने रूलर को चूज करना का फ्री होना चाहिए, चूज करने, वो अपनी मर्जी से अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं. फिर भी कहता है एंड दोज हु आर इलेक्टेड शुड बी यूज द पॉलिटिकल पावर फॉर द गुड ऑफ द पीपल. और उसमें भी जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, जिनको लोगों ने चूज किया, वो इलेक्ट होके आ रहे हैं और पावर में आ रहे हैं, उन लोगों का जो मेन वर्क होता है क्या होता है कि वो अच्छा काम करें उन लोगों के लिए. द गुड refers to the prosperities, peace, justice, happiness and many other objectives that a ruler must be pursued. कहता है कि गुड्स का सेंस क्या, मतलब गुड्स फॉर द पीपल, गुड्स ऑफ द पीपल. गुड्स ऑफ द पीपल का सेंस ये है कि वो लोग क्या करें, उन लोगों के लिए पीस, शांति बनाए रखे, जस्टिस, उनका न्याय करे, खुशियां लाए उनके अंदर, और तो और जो भी उनकी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं उन सभी चीजों को, सभी ऑब्जेक्टिव को फोकस करे. और ये उनका मेन उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उन लोगों का जिनको लोगों ने सेलेक्ट करके गवर्नमेंट में बिठाने का काम किया है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज. अब पॉसिबिलिटीज क्या है ऑफ द पीपल्स एक्टिव द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स. वो लोग जो पॉलिटिकल प्रोसेस और अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, इसकी बात कर रहा है. तो यहां पे आता है डज द पुअरेस्ट ही एंजॉय द सेम पोजीशन एंड द पावर. कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो भी क्या उसी पोजीशन और पावर को एंजॉय कर सकता है. इन अमेरिकन डेमोक्रेसी एज द रिचेस्ट ही, उस तरीके से जिस तरीके से एक रिच व्यक्ति क्या करता है, पावर्स को यूज करने का काम करता है. ओवरऑल समझिएगा कि डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि ठीक है वो सारे लोग बड़े अच्छे होंगे जिनको लोग सेलेक्ट करके या जिनको इलेक्ट करके लोग गवर्नमेंट में बिठाने का काम करते हैं, लेकिन उसका अपना ऑब्जेक्टिव है कि वो उन लोगों का ख्याल रखे, उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जिस तरीके की पॉलिसी चाहिए उसको बनाने का काम करें. और इसके साथ साथ यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक गरीब व्यक्ति भी उसी तरीके के पावर एंड राइट्स को यूज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है जिस तरीके से अमेरिका में एक रिच व्यक्ति करता है. तो कहता है द ओनली अ फ्यू blacks could raise to the position of authorities and the power in America. क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का एक संघर्ष चलता रहता है. उस सिचुएशन में अगर बात करें तो यहां पे साफ साफ कहता है कि केवल कुछ ही लोग जो ब्लैक्स थे वो अमेरिका में एक अच्छी पोजीशन में अथॉरिटी एंड पावर के में पहुंच पाए. यानी कि वो कुछ, जैसे ओबामा जी थे, एक ब्लैक थे, तो वो राष्ट्रपति बन पाए, प्रेसिडेंट बन पाए, तो वो ऐसे कुछ लोग होते. फिर कहता है नॉट द मच हैज बीन डन टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्लैक अमेरिकन्स. उसमें से ज्यादा जिन लोग सेलेक्ट कर, जो लोग इलेक्ट होकर आते थे उसमें ज्यादातर ऐसे नहीं थे जो क्या करते, जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको प्रमोट करने का काम करते थे. फिर ये भी कहता है द स्टडी शोज दैट द मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव बीन द डिनाई द एडमिशन ऑफ द टू द चिल्ड्रंस ऑफ द ब्लैक अमेरिकन्स. स्टडी साफ साफ बताती है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उन लोगों ने क्या किया था, जो ब्लैक अमेरिकन्स थे यानी कि काले लोग जो थे जो अमेरिका के,
उनके बच्चों के एडमिशन को लेने के लिए भी मना कर, उन्होंने उनके बच्चों को एडमिशन तक नहीं लिया। तो इस तरीके से देखें तो वहां पे भी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। अब हमारे पास आती है द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें फीचर्स क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहां कहता मेंशन वाज मेड इन द चैप्टर फर्स्ट, जैसे चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहा है जहां पे कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कुछ उसके सिचुएशन के बारे में बताया गया था। तो वो जैसा कि आपको पता है कि वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो सीधे सीधे हम इसके जो फीचर्स है उसकी बात करें तो पीरियोडिक इलेक्शन, इसमें जो पहला कंसेप्ट आता है वो पीरियोडिक इलेक्शन, समय समय पे यहाँ पे इलेक्शन होता रहता है। द इलेक्शन आर हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल, जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, ऐसे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पे टाइम पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। दे आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफर्ग्स that is to say the every adult have a right to vote। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा है, दैट्स मीन व्हाट, दैट अ पीपल हु इज 18 प्लस, वो व्यक्ति जिसकी एज क्या हो 18 से अधिक हो, वो क्या करता है, वोटिंग राइट्स रखता है, राइट टू वोट, एंड टेल हु विल बी हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द लेजिस्लेटिव बॉडीज। और उसके लोग, वो कौन लोग होंगे, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होंगे, कहां पे, पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव में, जो विधानसभाएं होती है या लोकसभाएं होती है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव की बात करें तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा, ये बात करते हैं। नो पर्सन शुड बी द बॉर्डेड फ्रॉम द वोटिंग ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ अ रेस, कास्ट, सेक्स, रीजंस और एनी ऑफ देम। कहता कि वो लोग, उन लोगों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग वोटिंग कर रहे हैं तो वो केवल धर्म, जाति और अपने फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों को फोकस किया जाता है। यानी कि इलेक्शन की जब हम बात करें तो प्रॉपर एक पीरियड ऑफ टाइम पे इलेक्शन होता रहता है, और इसके साथ साथ जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है इसमें, और यहाँ पे कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटर होगा उनके एरिया के बारे में, जो जानने वाला होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कहता है कि जो इलेक्शन होना चाहिए नॉट ओनली द रेस, कास्ट, सेक्स एंड रीजनल्स और एनी अदर, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई धर्म जाति के बेसिस पे इस चीज को ना देखे। सेकंड पॉइंट जो कहता है कि राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, मतलब जितने भी लोग हैं, हमारी अपनी कंट्री की हम बात कर लें तो जैसे भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके पास राइट्स है कि वो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका जो फीचर होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो वो क्या हो, फ्री एंड फेयर हो, किसी तरीके का दबाव ना हो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर जनरेट ना किया जाए। कहता है द कंपटीशन ऑफ फॉर द पावर इन ओपन नॉट सिक्रेटिव। तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि जो कंपटीशन होना चाहिए उसमें पावर के लिए वो ओपन है, सबके लिए वो पूरी तरीके से ओपन है, सबको पार्टिसिपेशन देने का मौका मिलना चाहिए, सभी लोग अपनी वोटिंग राइट का यूज कर सके। साथ ही देयर इज मोर देन द वन पॉलिटिकल पार्टीज कंपिटिटिंग फॉर द पावर, और वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहिए, एक से अधिक होनी चाहिए, मोर देन वन। क्यों? क्योंकि जब एक ही पार्टी होगी तो वो हमेशा विन करेगी, हमेशा वो गवर्नमेंट बनी रहेगी। लेकिन एक से अधिक 2, 3, 4 पार्टीज अगर होती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सब में अच्छा करने की होड़ लगी, और जो अच्छा करेगा वो गवर्नमेंट में होगा। तो कहीं ना कहीं एक से अधिक पार्टीज का होना जरूरी है। फिर कहता है इलेक्शन आर द फ्री एंड फेयर, इलेक्शन जो होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी को दबाव में रख के, किसी को धमका के ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द वोट आर नॉट ऑब्टेन्ड अंडर द थ्रेट्स और बाय द वायलेंस और द एलुरमेंट, यानी कि वही चीजें कि जो वोट हो वो क्या हो, दबाव में, ठीक है, मारपीट करके या फिर चुरा के, यानी कि जो कहते हैं ना कि पूरा पोलिंग बूथ ही लोग चुरा लेते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में जनरेट ना हो। नेक्स्ट कहता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए हमने देखा राइट टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, और साथ ही साथ कहता है फ्रीडम फॉर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक व्यक्ति को, डेमोक्रेसी में जो फीचर्स होता है उसमें ये होता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी बातों को कहने का, अपने जो अनुभव होते हैं उसको बताने का राइट्स होना चाहिए, ठीक है, वो अपनी बातों को खुल के कह सके। या कहता द सिटीजन्स कैन द सिटीजन एक्टिविटीज एंड द पॉलिसीज
ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब सिटीजन्स क्या कर, सिटीजन कैन क्रिटिसाइज द एक्टिविटीज, वो जो पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की उसको वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा और बुरा दोनों वो सोच सकते हैं। दिस इंक्लूड्स द राइट टू द होल्ड द पब्लिक मीटिंग्स। ये क्या कहता है, दिस इंक्लूड्स द राइट, ये उस राइट्स की बात करता है जिसमें लोग क्या कहते हैं, होल्ड द पॉलिसी पब्लिक मीटिंग्स, जो पब्लिक मीटिंग के रूप में होता है कि मान ली पब्लिक मीटिंग में आपने कुछ कहा और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बात करने का राइट है। फिर ये कहता है अदर सच फ्रीडम्स इंक्लूडेड द फ्रीडम फॉर द टेलीफोन्स टैपिंग। अब यहाँ पे कुछ और फ्रीडम्स है जिसमें क्या टेलीफोन टैपिंग की बात कर रहा है, यानी कि कोई अगर हमारा लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा है या कुछ और इलीगल एक्टिविटीज का तो उसके टेलीफोन को टैप कर लिया जाए। या फिर यूँ कहता है कि प्रोहिबिटेड द फोर्स द लेबर्स, किसी को दबाव में दे के उसका काम कराना। द सिटीजन्स हैव आल्सो राइट टू कॉल द स्ट्राइक, ठीक है, सिटीजन्स के पास ये राइट्स होता है कि वो स्ट्राइक को कॉल सके, किसी लीडर्स के अगेंस्ट वो स्ट्राइक भी कर सके, तो ओवरऑल वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। ये जो होता है वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रूप में डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है। फिफ्थ फीचर्स की बात करें, ये एक्टिविटीज है, अपनी बुक से आप देख लीजिएगा इसको। राइट टू फ्रॉम द एसोसिएशन और द यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियंस को भी राइट्स होती है, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद हम देखेंगे राइट्स टू इंफॉर्मेशन। अभी यहां पे क्या राइट्स है, यहां कहता है द सिटीजन्स हैव अ राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन और द यूनियंस और द पॉलिटिकल पार्टीज। सिटीजन्स को राइट्स मिलता है, कहां से उनको मिलना चाहिए, किसका, यूनियन से, पॉलिटिकल पार्टी से या एसोसिएशन जो समूह होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो उनसे मिलना चाहिए। दे आर ऑल्सो द फ्री टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एनी सच एसोसिएशन। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो फ्री होने चाहिए कि वो किस तरह की पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं क्या करती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारा था राइट टू इंफॉर्मेशन। हर एक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि कौन क्या कैसे कैसे कर रहा है। यह कहता है द सिटीजन शुड हैव अ राइट, सिटीजन शुड हैव a rights to seek information continued to in the government record and a paper। कहता है सिटीजन्स के पास ये राइट है कि गवर्नमेंट ने क्या मतलब उस इंफॉर्मेशन को, सूचना के बारे में जानने का, इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का राइट्स है जो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स में है और या पेपर में है। फिर कहता है अंडर द राइट्स ऑफ टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई से कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सीक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अ रिकॉर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। अब राइट टू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या हुआ कि जो इंडियंस हैं उनको ये राइट्स दिया गया है कि जो भी वर्क है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग पब्लिक अथॉरिटी के बेसिस पे वो उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं उस इंफॉर्मेशन। सच एज द गवर्नमेंट ऑफिसेस, कौन से कहां के गवर्नमेंट ऑफिसेज में कौन कैसे काम कर रहा है, किस तरह के इंफॉर्मेशन उनके पास है। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स, यानी कि ये किन किन अथॉरिटी से ये जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से, बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक सेक्टर की अथॉरिटी जो होती है, जो अंडरटेकिंग होती है, जो पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू, यानी जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है उनसे। एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड रिटन इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी जिस दिन ये रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए चाहते हैं कि हमारे यहाँ के एमपी ने क्या काम किया उसके बारे में जानना, तो वो आरटीआई को डाल सकते हैं और आरटीआई के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है या जो ऑर्गेनाइजेशन वो इनको जिस दिन ये क्या करती है, जिस दिन इनकी रिक्वेस्ट को वो रिसीव करती है उस दिन से 30 days के अंदर उसको क्या करना होगा, ये इंफॉर्मेशन इनके बारे में इसको देना होगा, मिस्टर ए को देना होगा। तो ये काम होती है। The Supreme Court of India ruled that the democracy cannot survive without free and a fair informed voters। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बताया भी है कि जो डेमोक्रेसी होती है
वो उसको डिसाइड ही नहीं कर सकते, हम उसके बारे में क्लियरिफाई भी नहीं कर सकते जब तक क्या हो, विदाउट फ्री एंड फेयर इन्फॉर्म्ड वोटर्स। इंफॉर्मेशन यानी कि जो फ्री एंड फेयर बिना और बहुत साफ सुथरे तरीके से वोटर्स को इन्फॉर्म कर किए बगैर, यानी वोटर्स को पता होना चाहिए कि कौन कैसा है, क्या उसकी पॉलिसीज है, क्या उसकी कंडीशंस है, वो कैसे हमारे कंट्रीज को आगे बढ़ाएगा, क्या चीज तमाम तरीके से। देयरफॉर द इलेक्शन कैंडिडेट इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ देयर एसेट्स एंड द डिटेल्स हिस्ट्री ऑफ द criminal cases in which they were either the convicted or the acquitted। नॉर्मली क्या कहता है कि उसको, यानी कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा, मान लीजिए कोई है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो इसके बारे में सभी लोगों को जानने का अधिकार है, जो लोग इसको वोट डालने वाले हैं, है ना। ये कैसा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, इसकी एसेट्स कितनी है, इसकी टोटल संपत्ति कितनी है, कितना पैसा है, कितना रिच है, कितना पुअर है, ये तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको सभी पीपल्स को, जो लोग वोटर्स हैं उनको जानने का राइट्स होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा मैनिफेस्टो वगैरह भी पार्टीज निकालती हैं। अब यहाँ पे जो 7th पॉइंट आता है वो कहता है रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो यहां कहता है रूल ऑफ लॉ मींस द अब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी पावर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, यहां पे रूल्स ऑफ लॉ के सेंस की अगर बात करें तो वो अथॉरिटीज पावर की बात कर रहा है कि वो हो ही ना, यानी कि कैसे क्या चीजें हैं उसके बारे में पता ना हो। तो फिर कहता है द रिक्वायरमेंट फॉर द रूल्स ऑफ द लॉ फर्स्ट, पहली क्यों जरूरत है उसकी, तो कहता था फ्रीडम फॉर द अथॉरिटीज अरेस्ट एंड नो ट्रीट ऑफ टेन्योर फॉर द एनी क्वार्टरेस्ट पॉलिसीज और द मिलिट्रीज। एंड थर्ड कहता द मिलिट्री शोइंग द प्रॉपर ऑबिडेंस एंड द रिस्पेक्ट टू द सिविलियन अथॉरिटीज elected the representative of the peoples। and fifth कहता है just acting the quite independently of the both executive and legislative। तो यहां पे जो चीजें कहता है फ्रीडम होना चाहिए पूरी तरीके से, वो किस किस लेवल का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसकी बात करता है। फिर कहता है नॉट ट्रीटेड द टेन्योर फ्रॉम द एनी क्वार्टरेस्ट पुलिस और द मिलिट्री। कहता है कि टेन्योर के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए किसी भी पुलिस, यानी पुलिस अपनी मनमानी हमारे ऊपर ना करे, वो अपनी जो पॉलिसी है जबरदस्ती हमारे ऊपर न तो के। फिर मिलिट्री को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए सिविलियंस की, तमाम तरह की चीजें जो हैं ये। और जो जज होता है, जज की जब बात करें तो वो इंडिपेंडेंटली क्या करे, वर्क करे दोनों के लिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के लिए भी, यानी कि जो उसके पास केसेस आते हैं उसके लिए भी, और जो लेजिस्लेशन लेवल पे होता है यानी कि जो एक एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करे। एक कहता है कि लोगों के लिए ये क्या करे, एक समझिए कि लोगों के लिए ये काम करना शुरू करे, उनकी पैरवी करने शुरू करे। एक पॉइंट कहता फ्रीडम ऑफ अ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। इन सभी का फ्रीडम अगर इन सभी चीजों में होता है तो ये सारी चीज ज्यादातर किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पॉलिटिकल, यूं कह लीजिए कि ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं डेमोक्रेटिक सिचुएशन को। 9th पॉइंट की बात है रिलीजियस, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। सभी के पास क्या होना चाहिए, रिलीजियस यानी कि धर्म से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें वो फेथ करते हो उसमें वो उनको कोई बर्डन ना हो। रिलीजियस इज द मैटर ऑफ द फेथ, जैसा हमें पता है धर्म क्या है, फेथ का मैटर विश्वास का है। तो ऑल द सिटीजन्स हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, द माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू द कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्पिरिट एंड द कल्चर। माइनॉरिटीज के पास भी ये राइट्स होना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने स्पिरिट्स को और जो कल्चर है उसको एज इट इज ही बनाए रखें, यानी कि जैसा वो कर सकते हैं, जैसा उनके कल्चर में उसको वो चलाते रहें। फिर बट द गवर्नमेंट मेक इट एन ऑफेंस टू द कन्वर्ट अ पर्सन टू एनी रिलीजियस फेथ बाय द मीन्स ऑफ द फोर्स, फ्रॉड एंड द फंडामेंटल आर्गुमेंटल। तो नॉर्मली कहता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे कहता है बट द गवर्नमेंट मेक्स इट द ऑफेंस टू द कन्वर्ट। अगर उस गवर्नमेंट को क्या ऑफेंस करना चाहिए, नहीं उसका विद्रोह, यूँ कह लीजिए कि उसका विखंडन करना चाहिए या विद्रोह करना चाहिए, ऑफेंस करना चाहिए जब लोग क्या करते हैं, किसी को
किसी दबाव में लाके, किसी लालच में लाके उसके धर्म का परिवर्तन करते हैं। सो अब कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकल के आता है? कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हाउ कैन वी डिफाइन द डेमोक्रेसी, तो व्हाट डू यू द कंक्लूडेड फ्रॉम ऑल दैट, आपने इन सभी चीज़ों से समझा क्या? अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन्स हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स बाय वोटिंग फॉर देम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कहता है अगर हम समझने की बात करें तो जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन होती है, एक सिस्टम होती है गवर्नमेंट की, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ वो कैसे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू अपने वोटिंग राइट्स का यूज करके। और उनको मिलता क्या इसके साथ साथ, उनको जो अगर देखें तो फ्रीडम फॉर स्पीच, फ्रीडम फॉर रिलीजन्स, फ्रीडम फॉर द अबॉर्टीज, अरेस्ट और द रेजिम्स और द प्रोटेस्ट बाय द गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों से फ्रीडम मिलता है। यानी कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं, अगर कोई पॉलिसीज़ कहीं कुछ डिफरेंट है तो ये लोग उस पर स्ट्राइक वगैरह भी कर सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, कहता है इट इज़ अ वेरी अनलाइकली दैट वी विल फाइंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी वेयर एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो कहीं भी हम बड़ा कठिन है कहना कि परफेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह है। लेट अस लुक द लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इलेक्शन प्रोसेस। अगर हम देखें तो इलेक्शन प्रोसेस को अगर चेकआउट करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तब आएगी जब फुल इलेक्शन अच्छा, यानी सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। इवन इन द ब्रिटेन एंड यूएसए द टर्न आउट ऑफ द वोटर्स हैज़ बीन द नियरली 60%। अब देखिए ब्रिटेन और यूएसए की जब बात करता है तो उनके यहाँ जो इलेक्शन की सिचुएशन है वहाँ पे नियरली 60% ऑफ द पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, यानी वोटर्स अपनी वोटिंग राइट का यूज़ करते हैं 60%। फिर कहता है मोर एवर द वोटर्स डू नॉट ऑलवेज वोट फॉर द बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा होता है कि वोटर्स जो होते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट के लिए वोट नहीं कर पाते। द कास्ट अपील्स फॉर द इंस्टेंट हैव अ वेरी मच बिकम अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रल पॉलिटिकल इन इंडिया। अगर देखें तो आज के टाइम में अगर कास्ट अपील जो होती है, धर्म के नाम पे ज़्यादातर आज के टाइम में अपील किया जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर सिचुएशन है। जब इलेक्शन हमारा होता है तो धर्म के नाम पे लोग वोट मानने का। नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन इंश्योर दैट इट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम देखें कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है जो ये क्लियरिफाई कर सकता है कि उसने क्या किया है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आगे अगर देखें तो कहता है ओनली वन कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ऑल दिस discussion, the greater the freedom enjoyed by the peoples, the more democratic a country would be। कहता है कि ओवरऑल इसका समझ में आता है कि जहाँ पे जितने लोगों के पास जितना ज़्यादा फ्रीडम है वो कंट्री उतनी ही डेमोक्रेटिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, उतनी अच्छी उसकी डेमोक्रेसी होती है। So dear friends, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.